Hello and very good evening to everyone. Those students who have started to join the live session, will you please kindly confirm regarding the voice on the screen? आप में से वो सारे करिएगा वॉइस ऑन स्क्रीन के बारे में. सेशन के साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हो, प्लीज कंफर्म करते जाना वॉइस ऑन स्क्रीन के बारे में. आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल है. थैंक यू योगेश, थैंक यू सो मच. इस पर्टिकुलर सेकंड फ्रेश ऑनलाइन बैच ऑफ आरएचयू में बिकॉज समय हुआ नहीं है इस पर्टिकुलर कोर्स को शुरू हुए, तो कुछ क्लासेस ऐसी होंगी बेटा जो लोग बच्चे कोर्स में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, उनके लिए मैं ये चीज बार बार बोल दे रही हूँ कि जो बच्चे कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, कुछ दिनों में ऐसा होगा एक आध दिन जिसमें मैं डेमो क्लास लूंगी, बट वो जो डेमो टॉपिक्स भी होंगे वो सिलेबस के अंदर के ही टॉपिक्स होंगे. ये चीज समझ लेना. मैं बताती हूँ टॉपिक क्या है. पहले मैं कोर्स का नाम द सेकंड फ्रेश ऑनलाइन आरएचयू बैच. एग्जामिनेशन के होने से पहले के उतना ज्यादा लेवल पर अपनी तैयारी को परफेक्ट कर लेना, बिकॉज एक बार जब कभी एग्जामिनेशन के डेट्स डिक्लेयर होते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेटा 25 से 28 दिन का टाइम मिलता है, और उसमें इतने कॉम्पिटिटिव समय पर एग्जाम को इतने कम दिन में पढ़ करके निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है. मैं कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनोगे सभी लोग. अगर आप आरएचयू के सिलेबस को एक बार ओपन करोगे तो आप सभी को पता है, जो भी बच्चे इस सेकंड फ्रेश ऑनलाइन बैच में ऑलरेडी कोर्स में एनरोलमेंट ले चुके हैं, हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं. यूनिट 1 के अंदर हम लोगों ने नेम ऑफ आईसीआर इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लोकेशन हो गया है, नेम ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी एंड देयर लोकेशंस. ये टॉपिक मैंने आप सभी के इस फ्रेश बैच में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है. तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं इस कोर्स को लेने के बारे में, वो परेशान ना हो, क्योंकि केवल इतने ही टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट हुए हैं. और आज का ये जो सेशन है, इसके अंदर मैं आप सभी के साथ 5वें ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ. यस, वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग डिकेश्वरी, वेरी गुड इवनिंग. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. प्लीज अपने नोट्स में प्रॉपर्ली लिख लेना. 5वें नंबर का यूनिट है ये, और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल्स. ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल्स बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना. आज की क्लास में इंपॉर्टेंट वेजिटेबल की बात करने वाली हूँ. वेजिटेबल्स में आपको कहीं पर भी सिलेबस में ये नहीं लिखा है कि तुम्हें कौन सा वेजिटेबल पढ़ना है, तो कोशिश करना कि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वेजिटेबल का आप एटलीस्ट ब्रीडिंग पढ़ के जाएं पेपर में. आज मैं जिस क्रॉप की कंप्लीट ब्रीडिंग को आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी, दैट इज टोमेटो. और देखना समझना कि किस तरह से ये टॉपिक बहुत नया हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए. सबसे पहले मैं शुरू करूंगी बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, जो आप सभी बच्चों को आना चाहिए. जैसे कि इसका साइंटिफिक नेम जो कि होता है बेटा लाइकोपर्सिकॉन एस्क्यूलेंटम, ये होता है टमाटर का साइंटिफिक नाम, जो कि मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी जानते हैं. क्रोमोसोम नंबर भी मैक्सिमम बच्चा जानता है, 2n बराबर 24 होता है. चलो फैमिली की भी बात कर लेते हैं. हालांकि आप आगे अभी देखोगे कि ब्रीडिंग में आपको कितने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इन डेप्थ पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है. ये 3 पॉइंट हर बच्चा जानता है, फटाफट लिख करके इसको कंप्लीट कर लेना. अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, और थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर हम पढ़ लेंगे बोटैनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ टोमेटो. नॉर्मल जो टमाटर आप खाते हो, घरों में अक्सर यूज करते हो, उसे हम कह देते हैं कॉमन टोमेटो. और कॉमन टोमेटो का मैंने तुम्हें साइंटिफिक नेम तो ऑलरेडी लिखवा दिया, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम होता है. और आपको पता होगा कि स्पीशीज के बाद एक और नाम लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं सब स्पीशीज. तो वो जो कॉमन टमाटर है जो घरों में अक्सर यूज होता है, उसका सब स्पीशीज क्या होता है, कम्यूने होता है. यही अगर हम बात करें चेरी टोमेटो तो तुमने देखा होगा. चेरी टोमेटो बिल्कुल छोटे छोटे साइज का टमाटर होता है, बिल्कुल चेरी के जैसा ऑलमोस्ट दिखता है, वो बिल्कुल लाल लाल और छोटे साइज का होता है. इसका साइंटिफिक नेम भी, पहला दोनों नाम तो सेम ही रहने वाला है तो वो टमाटर ही, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लेकिन इसका स्पीशीज चेंज हो जाता है
और ये हो जाता है सिरासी फॉर्म में। ये चेरी टोमेटो जरूर याद रखना, बिकॉज जब आप ग्रीन हाउस में आओगे, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आओगे, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी हम इस सब स्पीशीज को यानी कि चेरी टोमेटो को कॉमनली ग्रो करते हैं। सो ये देखो एक नया टॉपिक है ये। नॉर्मली हम टमाटर को जब पढ़ते हैं वेजिटेबल साइंस में या हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ते टोमेटो। आगे हम बात करेंगे फ्लावर ऑफ टोमेटो के बारे में। यहां से भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं, आई एम वेरी श्योर एक एक बच्चा जानता है कि टमाटर के फूलों के क्लस्टर को, क्लस्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, गुच्छा होता है। प्रत्येक फ्लावर के क्लस्टर को टमाटर के केस में हम क्या बोलते थे बेटा, ट्रस कहते थे। ये बहुत फेवरेट सवाल है, और ध्यान रखना कि ये जो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो आज की क्लास में, ब्रीडिंग ऑफ टोमेटो, और आगे मैं धीरे धीरे ब्रीडिंग ऑफ ब्रिंजल, सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर सब पढ़ाऊंगी। ये टॉपिक आपको आरएचओ के अलावा आप नेट की तैयारी कर रहे हो हॉर्टिकल्चर साइंस से, या आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो हॉर्टिकल्चर से, सीटी की तैयारी कर रहे हो, सब टॉपिक्स में हेल्प करता है, सब एग्जामिनेशंस में। एक चीज और याद रख लेना कि प्रत्येक ट्रस में, क्योंकि ट्रस क्या है, फ्लावर का गुच्छा, फ्लावर का गुच्छा मतलब एक फ्लावर तो होता नहीं होगा, तो एवरेज संख्या जो होती है एक ट्रस में वो 5 से 12 फ्लावर्स का होता है। इतने डिटेल में तुम्हें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने होते हैं टमाटर के या फिर किसी भी वेजिटेबल के जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अच्छा, टमाटर की एक और खासियत है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी लाइव कि वो कैसा दिखता है। टमाटर में इनफैक्ट पूरे के पूरे सोलानेसी फैमिली का ये बड़ा स्पेशल कैरेक्टर है कि उसमें परसिस्टेंट कैलिक्स होता है बेटा। अब परसिस्टेंट कैलिक्स अगर आप नहीं समझते हो तो मैंने अपने सामने में ये टमाटर रख रखा है, आप देखोगे ये जो टमाटो का ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है। हर वेजिटेबल में ये कैलिक्स नहीं रह जाता, बट देखोगे टमाटर में, ब्रिंजल में, चिली में भी, सोलानेसी फैमिली में कैलिक्स जो है वो टूट करके अलग नहीं रहता, वो वहीं पर जुड़ा रह जाता है फ्रूट में। तो ये परसिस्टेंट कैलिक्स वाला जो कैरेक्टर है वो सोलानेसी फैमिली में देखने को मिलता है। आई एम श्योर तुम सबको दिख रहा होगा ये ग्रीनिश सेक्शन, ठीक है। परसिस्टेंट कैलिक्स यही होता है बेटा। साथ ही साथ आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि टमाटर के फ्लावर्स में स्टेमन्स की संख्या कितनी होती है? अगर आप स्टेमन नहीं जानते हैं तो आप सभी को मैं बताते चलूं, ये एंथर होता है, और एंथर का ये जो डंठल होता है ये फिलामेंट होता है। इन दोनों को इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं, स्टेमन कह देते हैं, जो कि अक्सर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर माना जाता है। तो में से कोई भी एक स्टूडेंट बताना चाहेगा कि स्टेमन्स की संख्या कितनी होती है बेटा टमाटर में? ट्राई करो, तुक्का ही सही है, एटलीस्ट ट्राई कर लो। कोई भी एक स्टूडेंट, तो में से अगर किसी को भी पता है तो बताओ भाई। प्रिया साहू, ऋषिका पटेल, श्रीकांत कुर्रे, घनश्याम साहू, मनी, इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं। एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? 6 स्टेमन्स होते हैं बेटा। और लगे हाथ तुम ये भी पढ़ लेना कि राइस में भी स्टेमन्स की संख्या 6 ही होती, ठीक है। तो टमाटर की भी स्टेमन्स की संख्या याद हो गई और राइस की भी। अब ये सब तुम किसी से भी जाकर के पूछोगे कि भाई बताओ टमाटर में स्टेमन्स की संख्या कितनी है, तो बच्चों को कहाँ ही याद रहता है। राइस का तो फिर भी बच्चे को याद रहता है क्योंकि राइस ना कॉमन फ्लावर होता है। अब ये हमने जो पढ़ा अभी, दैट वाज फ्लावर ऑफ टोमेटो, और अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जिसको हम कहते हैं एंथेसिस। सो उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें एंथेसिस का मीनिंग तो पता होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार एंथेसिस को परिभाषित कर देती हूँ। इट इज द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर। आप देखना पूरे के पूरे कुकुरबिट्स में, जो कुकुरबिटेसी फैमिली है, और कुछ स्पेशल वेजिटेबल्स में एंथेसिस की टाइमिंग्स तक पूछी जाती है पेपर। और यही सब क्वेश्चन है बेटा जो आपका रैंक ऊपर या नीचे करता है। टमाटर का क्रोमोसोम नंबर, टमाटर की फैमिली वाले सवाल जो है वो हर बच्चा बना लेता है। टमाटर की जो एंथेसिस की टाइमिंग्स होती है वो सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक का टाइमिंग होता है एंथेसिस का इन द केस ऑफ टोमेटो। अब इसमें ज्यादा बहुत सोच विचार मत करना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पूरे के पूरे कुकुरबिटेसी फैमिली के सब्जियों का एंथेसिस टाइमिंग तुम्हें याद होना चाहिए, और साथ ही साथ जिनका भी मैं बोल रही हूँ, जैसे टोमेटो का मैंने बोला, तो ये भी याद रख लेना। अब हम आते हैं बेटा टोमेटो में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग मेथड्स, बिकॉज तुम्हारा टॉपिक यही है, ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल्स पढ़ना है। और ब्रीडिंग अगर आप कर
रहे हो, मतलब आप उस फसल को इंप्रूव कर रहे हो, उसके कैरेक्टर्स को सुधार रहे हो, तो आपको ब्रीडिंग मेथड्स तो पढ़ने ही होंगे। टमाटर में अगर हम ब्रीडिंग मेथड्स की बात करें तो सबसे पहला जो ब्रीडिंग मेथड यूज किया गया है टमाटर में वो है इंट्रोडक्शन। तुम्हें सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है कि हाँ भाई टमाटर में इंट्रोडक्शन एज अ ब्रीडिंग मेथड यूज होता है, तुम्हें उन वैरायटीज के नाम भी पढ़ने हैं जो कि किसी दूसरे जगह से इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि इंट्रोडक्शन का मतलब यही है जो वैरायटीज अपने भारत में अवेलेबल नहीं है उसको हम किसी दूसरे देश से इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने इंडियन सॉइल्स में। और टमाटर में बेटा बहुत सारी इंट्रोड्यूस वैरायटी है, जैसे कि ला बोनीटा, इसके अलावा मनी मेकर बहुत फेमस इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। एक नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, सियोक्स, ये भी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है टोमेटो की। वैसे संख्या तो इतनी है कि अभी नाम लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन कम से कम इन तीनों का नाम जरूर याद रखना, और इन तीनों में से भी सियोक्स वैरायटी को जरूर याद रखना, बिकॉज सियोक्स वैरायटी की मदद से हमने टमाटर में बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटीज का भी डेवलपमेंट किया। इंट्रोडक्शन के बाद हम आ जाते हैं बेटा दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर टमाटर के केस में, विच इज हाइब्रिडाइजेशन। ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन हम यूज करते ही हैं नए नए हाइब्रिड वैरायटीज को बनाने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन में मैं कुछ गिने चुने वैरायटीज, हाइब्रिड वैरायटीज के क्रॉस भी लिखवा देती हूँ तुम्हें क्लास में, सो दैट तुम्हें अभी से पढ़ने पर ये सारे क्रॉसेस याद हो जाए। जैसे सबसे पहला क्रॉस जो तुम्हें दिख रहा है वो है अर्का विशाल। अब अर्का विशाल जो है बेटा ये बनाया गया IHR 837 को IHR 932 से क्रॉस करके। ये है अर्का विशाल का क्रॉस। पिछली बार क्या, मैं किसी भी पेपर की बात करूं, पिछले बार के RHO को देखो, एक पेपर होता है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का PGCT हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस उसमें भी आते हैं, आप उसमें भी देख लो। हाइब्रिड वैरायटी और उनके क्रॉसेस से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं, एक बहुत फेमस हाइब्रिड वैरायटी है पूसा रूबी, इसका क्रॉस लिख लेना। अभी जस्ट मैंने बोला था ना सियोक्स को क्रॉस किया गया था इम्प्रूव्ड मीरूटी के साथ, इम्प्रूव्ड मीरूटी के साथ। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है कि कौन सी वैरायटी किस ब्रीडिंग मेथड से डेवलप की गई। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि पूसा रूबी वाज डेवलप्ड थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, सिलेक्शन या हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप्ड है। पूसा रूबी के बाद नेक्स्ट हाइब्रिड वैरायटी लिखेंगे पूसा अर्ली ड्वार्फ। पूसा अर्ली ड्वार्फ जो कि टमाटर की हाइब्रिड वैरायटी है, इसका क्रॉस है बेटा IM into RC। IM का फुल फॉर्म है इम्प्रूव्ड मीरूटी, इम्प्रूव्ड मीरूटी, और RC का फुल फॉर्म है रेड क्लाउड, रेड क्लाउड। शॉर्ट में आप IM into RC करके याद रख सकते हैं। एंड चौथा, ऐसा नहीं है कि और हाइब्रिड वैरायटीज नहीं है, और भी हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी ब्रीडिंग पर फोकस कर रहे हैं, हमारा मेन एम एज अ क्रॉप इसको पढ़ने से ज्यादा इसके ब्रीडिंग पर ध्यान देना है, इसलिए मैंने फ्लावर वगैरह, एंथसिस, टाइमिंग वगैरह सबके बारे में डिस्कशन किया है। इसके अलावा टमाटर की हाइब्रिड वैरायटीज तो हम लोग एज अ क्रॉप पढ़ेंगे ही। चौथी और आखिरी वैरायटी लिख लेना मारग्लोब, और मारग्लोब जो हाइब्रिड वैरायटी है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन मार्वल इनटू ग्लोब, मार्वल इनटू ग्लोब। सो ये हो गया टमाटर की इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वैरायटीज। तो हमने अभी तक कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड्स की बात की टोमेटो में, एक इंट्रोडक्शन किया हमने, इंट्रोडक्शन के बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन भी भरपूर मात्रा में किया है इन द केस ऑफ टोमेटो। आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद तीसरे ब्रीडिंग मेथड पर। तीसरा ब्रीडिंग मेथड है बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड। और तुम सभी बच्चे जानते हो कि बैक क्रॉस ब्रीडिंग किया मतलब हमारा उद्देश्य क्या रहा होगा, डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस लाना। और आजकल एक सवाल है जो टमाटर में और आलू में, खास करके टमाटर में बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है, जो कि है मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट। कि भाई अगर तुम डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बना ही रहे हो तो केवल एक ही बीमारी से रेजिस्टेंट बना के क्या ही फायदा, बेहतर है कि तुम एक से ज्यादा बीमारियों से रेजिस्टेंस डेवलप करो। इनमें से कुछ वैरायटीज का मैं यहाँ पर नाम लिखवा रही हूं, जैसे कि अर्का रक्षक, दूसरी वैरायटी का नाम लिख लेना अर्का सम्राट। वैसे तो बहुत लंबा लिस्ट है बेटा, लेकिन आप 3 नाम याद रख लेंगे। एंड तीसरा वैरायटी है अर्का अभेद। ये तीनों के तीनों मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज है। और हॉर्टिकल्चर जो बच्चे, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे ऑफलाइन वाले, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास भी अभी कर रहे हैं,
वो डेमो में भी जुड़ रहे हैं, सो दैट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पढ़ने का मौका अगर मिलता है तो आदमी को पढ़ ही लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करना इतना कोई खराब चीज नहीं है। ठीक है, तो बेहतर है कि जहां से आपको पढ़ाई के सोर्सेज मिल रहे हैं आप पढ़ पढ़ के कंप्लीट करो। नेक्स्ट, फोर्थ इंपॉर्टेंट रीडिंग मेथड पर आते हैं जो कि टमाटर में काफी ज्यादा यूज किया गया है, दैट इज म्यूटेशन रीडिंग। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, आपको पता है अच्छे से कि म्यूटेंट वैरायटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं पेपर में। म्यूटेशन ब्रीडिंग से हमने टमाटर में कुछ इंपॉर्टेंट म्यूटेंट वैरायटीज डेवलप की, जैसे कि PKM1, इस नाम की वैरायटी तुम्हें बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी। CO3, इसी वैरायटी को मरूथन नाम से भी जाना जाता है। ये सब टमाटर की म्यूटेंट वैरायटीज हैं। एंड लास्ट वैरायटी लिख लेंगे पूसा लाल मीरूती। आप में से वो बच्चा जो ADH असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का भी टारगेट रखता है में, तो उसमें भी मेजर सेक्शन तो हॉर्टिकल्चर ही होने वाला है बेटा। तो आप चाहें तो डेफिनेटली अभी से थोड़ा थोड़ा करके RHO के साथ साथ ADH की भी तैयारी में लग सकते हो। पांचवा टमाटर में यूज होने वाला इंप्रूवमेंट मेथड है बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस। बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस, अब टमाटर में बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स को यूज करके हमने टमाटर की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो टमाटर होता है ये बड़ा जल्दी खराब होने वाला सब्जी है, तुरंत से भाई रो देता है ये, है ना, लंबे समय तक आप स्टोर नहीं कर सकते। तो बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस की मदद से हमने कोशिश की कि हम टमाटर के शेल्फ लाइफ को बढ़ा सके। वैसे हर क्लास में हर कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक टेक्निक का नाम बोल रही हूं। तुम JRF की तैयारी नहीं कर रहे हो कि तुम टेक्नोलॉजी पूरा समझोगे, लेकिन कम से कम शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए टमाटर में हमने जिस बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच को यूज किया है उसका नाम दिमाग में जरूर रख लेना, एंड दैट इज एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा ऐसी वैरायटीज जो हमने बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की मदद से डेवलप की, एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप की, उसमें से एक नाम तो तुम लोगों ने हमेशा से पढ़ा होगा, फ्लेवर सेवर। बहुत लंबा इसका शेल्फ लाइफ होता है। और एक और वैरायटी होती है एंडलेस समर। राइपनिंग का भी प्रोसेस इनमें काफी लेट से होता है, तो लंबे समय तक इनका जो शेल्फ लाइफ है वो मेंटेन रह जाता है। सो ये आपने आज क्या पढ़ा? देखो, एक क्लास में एक ही क्रॉप की ब्रीडिंग को पढ़ना, क्योंकि जितना ये ब्रीडिंग वाले टॉपिक में चीजों को रटना है, तुम देखो मैंने यहां से शुरू किया ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल्स में ब्रीडिंग ऑफ टोमेटो। पहले के 3 पॉइंट्स तो बड़े आसान है, फिर मैंने बॉटैनिकल क्लासिफिकेशन करवाया, मैंने फ्लावर के बारे में पढ़ाया, मैंने एंथेसिस के बारे में टोमेटो में पढ़ाया, फिर मैं ब्रीडिंग मेथड्स को भी डील कर रही थी। तो अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन में हम सब खा पी करके पचा लें, तो फिर बेटा इतना सारा याद भी तो तुम्हें करना है ना। तो एक दिन में हम लोग एक ही क्रॉप के ब्रीडिंग को टारगेट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज इसको आपको जाकर के अच्छे से याद कर लेना है। मतलब घोल घोल के इसको पी जाओ, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कर लो, और एक दिन में जब तुम एक क्रॉप पढ़ोगे ना तो ये बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। सो ये थी ब्रीडिंग की पहली क्लास, जिसमें हमने ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल्स के अंदर ब्रीडिंग ऑफ टोमेटो को डिस्कस किया। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन।